नमस्कार, मई 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई। बड़ी डील मिलने से इस हफ्ते सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर भागता हुआ नजर आया। दरअसल यूएस की कंपनी टीएमटी से इस कंपनी को 7.3 करोड़ डॉलर की बड़ी डील हाथ लगी है। 5 साल के लिए एआई डील पर दोनों कंपनियों के बीच में यह सौदा तय हुआ, जिसके बाद 28 अप्रैल को सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर में 8% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग 7% से ज्यादा की मजबूती के साथ 362 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर ऑटो कंपनी एम&एम को लेकर है, जिसने इस हफ्ते एसएमएल इसूजू का मेजॉरिटी हिस्सा खरीदा है। इस कंपनी ने एसएमएल इसूजू का 58.96% हिस्सा 555 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया है। 650 रुपए पर 1773 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर के दाम से 63% डिस्काउंट पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है, जो कि सुमिटोमो कॉर्प से 43.96% हिस्सा खरीदा गया है 413.55 करोड़ रुपए में। इसके साथ साथ इसूजू मोटर्स जापान से भी 141.1 करोड़ में 15% हिस्सेदारी खरीदी गई है। इस डील के बाद सेमिलिमो के मुताबिक शेयरधारकों के लिए एम&एम की ओर से 26% का ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखेगा। इस डील से इस कंपनी के ट्रक और बस सेगमेंट में जो स्थिति है उसके और मजबूत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 28 अप्रैल को एसएमएल इसूजू के शेयर में 10% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा और शेयर 1596 रुपए 10 पैसे के दाम पर बंद हुआ। वहीं एम&एम का शेयर करीब 2.5% की मजबूती लेकर 2930 रुपए पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए इस हफ्ते कहीं खुशी कहीं गम नजर आया। दरअसल इस कंपनी को लेकर दो खबरें थी। पहली ये कि इसकी सब्सिडरी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स सफल बिडर के रूप में घोषित हुई है। दिवालिया कंपनी कलर रूफ इंडिया के अधिग्रहण के लिए इस कंपनी ने यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने सफल बोली लगाई है, जिसका इंपैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। हालांकि अधिग्रहण के लिए अभी भी एनसीएलटी मुंबई की मंजूरी आना बाकी है। 28 अप्रैल को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में करीब 3% की मजबूती के साथ 1058 रुपए 30 पैसे पर डे हाई के बेहद करीब जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। 2 मई को खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर का रेजोल्यूशन प्लान खारिज कर दिया है, जिसको कंपनी ने सबमिट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर के लिक्विडेशन का फैसला सुना दिया है। इस कंपनी ने, आपको बता दें, 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान जमा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान को गैर कानूनी कहकर खारिज कर दिया है। टेकओवर के लिए इस कंपनी ने इक्विटी और ओसीडीज यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के मिक्स का इस्तेमाल किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो कि दिवालिया कानून के खिलाफ है, जिस वजह से इस रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया गया, जिसका इंपैक्ट हमने 2 मई को इस शेयर पर आता हुआ दिखा। 2 मई को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। उत्पादन खर्च घटाने के लिए अपोलो टायर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस कंपनी ने नीदरलैंड्स की इकाई में टायर उत्पादन बंद करने की घोषणा की है। ऊंचे उत्पादन खर्च यानी कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के चलते 2026 से उत्पादन को बंद करने का फैसला लिया गया है। 28 अप्रैल को जब यह खबर आई तो अपोलो टायर्स के शेयर ने 445 रुपए 90 पैसे का डे लो छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1/4% नीचे 460 रुपए 60 पैसे पर हुई, जो कि 461 रुपए के डे हाई के बेहद करीब थी। अगली खबर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर है और इस कंपनी ने 5G नेटवर्क विस्तार से पहले वीआई में बड़ी ब्लॉक डील देखी है। 28 अप्रैल को 103 करोड़ शेयरों की या फिर 1% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 7 रुपए 65 पैसे प्रति शेयर के भाव पर इस कंपनी के शेयरों की 786 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई, जिसमें नोकिया सॉल्यूशंस ने 102.7 करोड़ शेयर बेचे हैं, जबकि दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी रूप में खरीदारी भी की है। गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी के करीब 60 करोड़ शेयर 458 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे हैं। 28 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 7 रुपए 57 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब आधा % नीचे 7 रुपए 44 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 29 अप्रैल को खबर थी कि इस कंपनी ने पटना और चंडीगढ़ में 5G सेवा शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि मई महीने में दिल्ली और बेंगलुरु में भी इस कंपनी की 5G सेवा शुरू करने की योजना है। इसके अलावा 300 रुपए से कम दाम में ये कंपनी 5G अनलिमिटेड डेटा दे रही है,
जो कि शायद इस सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ा सकता है। 29 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में ₹7.53 का हाई छुआ, लेकिन कारोबार का अंत करीब 3.25% नीचे ₹7.25 के स्तर पर हुआ। एनटीपीसी ग्रीन का शेयर इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में था। पहली खबर यह थी कि हनीवेल यूओपी इंडिया के साथ इस कंपनी ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। टिकाऊ एविएशन फ्यूल के उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है, जिसके बाद 28 अप्रैल को एनटीपीसी ग्रीन के शेयर में करीब ½ % की मजबूती के साथ ₹103.70 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 2 मई को खबर थी कि 500 मेगावाट में से 75 मेगावाट क्षमता के ऑपरेशन को इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। एरकॉन रिन्यूएबल के साथ जेवी कंपनी में इस क्षमता को शुरू किया गया है। 2 मई को एनटीपीसी ग्रीन के शेयर में ₹102.34 तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार की समाप्ति ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। इस हफ्ते डिफेंस सेक्टर के शेयर काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे और सरकार ने एक बड़ा सौदा किया है, जिस वजह से ये शेयर लाइमलाइट में रहे। दरअसल सरकार ने राफेल मरीन एयरक्राफ्ट के लिए फ्रांस के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। जल सेना यानी कि नेवी के लिए 26 राफेल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको लेकर भारत सरकार ने डील करी है। और साथ ही भारत पाक के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखा, जंग की आशंका गहराई, जिस वजह से पूरे हफ्ते में डिफेंस शेयर लाइमलाइट में रहे। 28 और 29 अप्रैल को डिफेंस सेक्टर के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली, जो कि 30 अप्रैल को मुनाफा वसूली के रूप में बदल गई और 2 मई को भी मुनाफा वसूली का सिलसिला जारी रहता हुआ दिखा। अगली खबर वर्लपूल ऑफ इंडिया को लेकर है, जिसकी पेरेंट कंपनी हिस्सा बिक्री करना चाहती है। दरअसल पीई कंपनियां इस कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए तैयार हैं। यूएस की पेरेंट कंपनी वर्लपूल कॉर्प कंपनी का हिस्सा बेचना चाहती है, जिसको लेकर पीई कंपनियों ने इच्छा जताई है। इन पीई कंपनियों में एडवेंट, बेन, टीपीजी, इक्विटी, कार्लाइल और केकेआर के नाम शामिल हैं, जिन्होंने रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि वर्लपूल कॉर्प की 31% हिस्सा बेचने की योजना है और इस हिस्सा बिक्री के बाद भी वर्लपूल कॉर्प की 20% हिस्सा रिटेन करने की यानी कि होल्ड करने की मंशा है। जब यह खबर आई तो 29 अप्रैल को वर्लपूल के शेयर ने ₹1330 का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन जो कि 3 महीने का उच्चतम स्तर था, लेकिन क्लोजिंग करीब 7.5% की मजबूती के साथ ₹1287.80 के स्तर पर देखने को मिली। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में इस हफ्ते एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी और उसकी वजह से शेयर में हमने गिरावट भी बनती हुई दिखी। 29 अप्रैल को ये ब्लॉक डील हुई 1,58,00,000 शेयरों की, जिसमें माना जा रहा था कि टीपीजी राइज क्लाइमेट ने अपना हिस्सा बेचा है। 29 अप्रैल को जब ये ब्लॉक डील हुई तो उसके बाद शेयर में 6% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ₹662.50 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 29 अप्रैल की शाम को ब्लॉक डील्स की डिटेल सामने आई, जिसके मुताबिक टीपीजी राइस क्लाइमेट ने ब्लॉक डील के जरिए 1.58 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है और यह बिकवाली ₹673.26 प्रति शेयर के भाव पर की गई है। 30 अप्रैल को जब ये बाजार खुला तो टाटा टेक के शेयर में 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ₹655.80 पर डे लो के करीब कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते आरबीएल बैंक का शेयर भी फोकस में रहा। खासतौर पे Q4 के नतीजों के बाद आरबीएल बैंक के शेयर में एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा, जिसमें सोसाइटी जनरल ने 36.39 लाख शेयर इस बैंक के खरीदे हैं। ₹203.99 प्रति शेयर के भाव पर 28 अप्रैल को ये शेयर खरीदे गए हैं और नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके बाद 29 अप्रैल को आरबीएल बैंक का शेयर करीब 2% गिरकर ₹203.10 के भाव पर बंद हुआ। हालांकि 28 अप्रैल को नतीजों का इम्पैक्ट आ चुका था, जिस दिन शेयर में 10% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला था। प्रेस्टीज एस्टेट्स को इस हफ्ते रेरा से एक बड़ी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रेरा से मंजूरी मिलने के बाद इस कंपनी ने एनसीआर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। द प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट की क्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी कि जीडीवी 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मानी जा रही है। इस खबर का इम्पैक्ट इस तरह से हुआ कि 30 अप्रैल को प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर ₹1444.90 तक उछल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 1% की गिरावट के साथ ₹1366.10 के स्तर पर जाकर हुई। इस हफ्ते सामी होटल्स में 2 बड़े फंड्स की ओर से खरीदारी की गई है। टाटा म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ₹174.30 के दाम पर 28,17,000 शेयरों की खरीदारी करी है। दूसरी ओर स्टाइनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी 28,17,000 शेयरों की खरीदारी इसी भाव पर करी है। इन दोनों फंड्स की ओर से खरीदारी के बाद 30 अप्रैल को सामी होटल्स के शेयर ने ₹184.80 का ओपनिंग हाई लगाने के बाद करीब 2.5% नीचे ₹179.71 पर कारोबार का अंत देखा।
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई इस हफ्ते फोकस में रहा। 30 अप्रैल को इस बैंक ने एक अहम घोषणा की कि 3 मई को इस कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे जारी होंगे और जब नतीजे जारी होंगे, बोर्ड की बैठक होगी तो उस बैठक में इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। वित्त वर्ष 2026 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ये पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा, जो कि इक्विटी यानी शेयरों को जारी करके किया जाएगा। इसका असर इस तरह से हुआ कि 30 अप्रैल को एसबीआई के शेयर में 811 रुपये 50 पैसे पर ओपनिंग हाई लगाने के बाद 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 787 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। बालमन लॉरी शेयरधारकों को रिवॉर्ड करने की तैयारी में है। बालमन लॉरी ने घोषणा की है कि 21 मई को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। 30 अप्रैल को जब यह खबर आई तो बालमन लॉरी के शेयर में 212 रुपये तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि कारोबार की क्लोजिंग 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 197 रुपये 82 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। पारस डिफेंस का शेयर भी इस हफ्ते फोकस में रहा, क्योंकि Q4 के नतीजों के साथ पारस डिफेंस ने अपने शेयरधारकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 30 अप्रैल को बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। एक शेयर को 2 शेयरों में विभाजित करने पर बोर्ड ने मंजूरी दी है। नतीजे तो अच्छे थे ही थे। उसके बाद 2 मई को पारस डिफेंस के शेयर में 1301 का लो लगाने के बाद अच्छी खासी रिकवरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि 29 अप्रैल को शेयर में 20% का अपर सर्किट भी लग गया था। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने यूएई में कारोबार का विस्तार किया है। दरअसल इस कंपनी ने यूएई में एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। पेटीएम अरब पेमेंट्स के नाम से इस कंपनी का गठन किया गया है, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज ने किया है। और नई सब्सिडरी में कंपनी की ओर से $21 लाख का निवेश भी किया गया है और इस कंपनी की ओर से यूएई में मर्चेंट पेमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैक के विस्तार पर फोकस किया जाएगा। 2 मई को इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ दिखा और पेटीएम के शेयर ने 879 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन कारोबार की समाप्ति अच्छी खासी गिरावट के साथ देखने को मिली। पेटीएम की तरह ही मोबीक्विक का शेयर भी इस हफ्ते फोकस में रहा। मोबीक्विक को आरबीआई से एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। दरअसल इस कंपनी की एक सब्सिडरी है ज़ाक ई पेमेंट, जिसका एक फेमस ब्रांड है ज़ाक पे। इसको मंजूरी मिली है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने के लिए। डिजिटल पेमेंट स्पेस में इस कंपनी की जो मौजूदगी है उसमें विस्तार देखने को मिलेगा इस खबर के चलते, इस मंजूरी के चलते, जिसका इंपैक्ट हमने 2 मई को देखा। 2 मई को मोबीक्विक के शेयर में 262 रुपये 95 पैसे का ओपनिंग हाई लगाने के बाद गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। इस हफ्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 2 मई को इस कंपनी के 1 करोड़ 73 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 10.44% हिस्से यानी कि करीब 3.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील होने की खबर पहले ही थी, जिसमें क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स की ओर से ये हिस्सा बिक्री हो सकती है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, ये दरअसल कार्लाइल ग्रुप की ही एक एंटिटी है। 2 मई को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में करीब 6% की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े दबाव के साथ शेयर में क्लोजिंग हुई। डिफेंस कंपनी एचएएल को एएचएल के लिए एक हरी झंडी इस हफ्ते मिलती हुई दिखी है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएचएल को ऑपरेशंस के लिए इस हफ्ते मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ध्रुव आर्मी और एयरफोर्स वर्जन्स के लिए ये हरी झंडी मिली है कंपनी को और ये हरी झंडी मिली है डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी डीआई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। 2 मई को एचएएल के शेयर ने खुलते ही 4,490 रुपये का इंट्राडे लो लगाया, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग निचले स्तरों से रिकवरी के साथ देखने को मिली। एशिया का सबसे बड़ा सोलर बीईएसएस प्लांट लगाने जा रहे हैं अनिल अंबानी। दरअसल 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश रिलायंस पावर की ओर से किया जाएगा एशिया के सबसे बड़े सोलर बीईएसएस प्लांट में। बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 930 मेगावाट सोलर सप्लाई के लिए एक 25 साल का पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। इस कंपनी की एक सब्सिडरी है रिलायंस एनयू सनटेक, जिसने ये पीपीए साइन किया है और इस खबर के चलते 2 मई को रिलायंस पावर के शेयर में 4% तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार का अंत ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिला। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई है। और इस हफ्ते एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने कंपनी के ऊपर 71.3 लाख रुपए का
जुर्माना लगाया है, पेनल्टी लगाई है। कुछ लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स में प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जेस का खुलासा नहीं किया गया है, जिस वजह से जुर्माना लगा है। साथ ही कंपनी लोन एग्रीमेंट्स की कॉपी दिखाने में भी असफल रही है और कुछ लोन धारकों के सैंक्शन लेटर से लोन डिटेल्स हटाई भी हैं, ऐसा भी आरोप है। 28 अप्रैल को M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 261 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जेंसोल इंजीनियरिंग को लेकर इस हफ्ते दो खबरें थी। इरडा का जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ एक बड़ा कदम इस हफ्ते आता हुआ दिखा है। दरअसल इरडा ने इस कंपनी के खिलाफ EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग में मुकदमा दाखिल किया है। फर्जी दस्तावेज देने के चलते इरडा की ओर से इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया है। 28 अप्रैल को जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर और इरडा के शेयर में करीब आधा % की बढ़त के साथ 168 रुपये 23 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 29 अप्रैल को खबर थी कि ईडी ने अहमदाबाद और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापेमारी की है। कुछ दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसके साथ साथ अन्य फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी ईडी की ओर से जब्त किया गया है। साथ ही खबर यह भी थी कि एनटीपीसी इस कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स को रद्द करने के ऊपर भी विचार कर रही है। 29 अप्रैल को इन खबरों के चलते जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 81 रुपये 36 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते इंडसइंड बैंक के 2 बड़े अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहले तो होल टाइम डायरेक्टर और डिप्टी CEO अरुण खुराना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 28 अप्रैल से उनका इस्तीफा लागू भी हो गया है। 29 अप्रैल को जब बाजार खुला तो इंडसइंड बैंक के शेयर में 852 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 1% की बढ़त के साथ 837 रुपये 50 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 30 अप्रैल को फिर से खबर आई कि इस कंपनी के MD एंड CEO सुमंत कठपालिया ने भी तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 29 अप्रैल से उनका इस्तीफा लागू हो चुका है और आपको बता दें कि डेरिवेटिव्स घाटे की नैतिक जिम्मेदारी यानी कि मॉरल जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अंतरिम CEO की जिम्मेदारियां निभाने के लिए RBI से कमेटी बनाने को भी इस बैंक को मंजूरी मिल गई, ऐसी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स थे। 30 अप्रैल को इंडसइंड बैंक का शेयर 810 रुपये 5 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की समाप्ति अच्छी रिकवरी के साथ 833 रुपये के स्तर पर जाकर हुई। औरोबिंदो फार्मा की पेंसिलिन G इकाई में इस हफ्ते आग लग गई। काकीनाडा में स्थित इनकी पेंसिलिन G मैन्युफैक्चरिंग इकाई में इस हफ्ते आग लगती हुई दिखी, जिस वजह से हादसे में कुछ एंसिलरी इक्विपमेंट में नुकसान हुआ, ऐसा कंपनी की ओर से घोषणा की गई। इस हादसे में अच्छी बात यह है कि किसी के भी घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई है, लेकिन हादसे के चलते प्लांट में 20 से 25 दिन के अस्थायी रूप से कामकाज रुकता हुआ नजर आएगा ताकि इन इक्विपमेंट्स को रिप्लेस किया जा सके। 29 अप्रैल को औरोबिंदो फार्मा के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 1212 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो यानी कि इटर्नल ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ एक अहम फैसला भी लिया है। चौथी तिमाही में मुनाफा तो इनका गिरकर आता हुआ दिखा, लेकिन नतीजों के साथ साथ जोमैटो क्विक को बंद करने का इस कंपनी के बोर्ड ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि जनवरी में जोमैटो ने क्विक और इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी ने बोल्ट को लॉन्च किया था और गौरतलब है कि 15 मिनट में ये क्विक डिलीवरी के लिए सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन शुरू करने के 4 महीने के अंदर ही इस सर्विस को बंद करने का फैसला भी ले लिया गया है। 2 मई को इटर्नल का शेयर 220 रुपये 5 पैसे के स्तर पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिखा। SBFC फाइनेंस के 2 बड़े अधिकारियों ने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया। 30 अप्रैल को खबर थी कि पंकज पोद्दार ने चीफ रिस्क ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही खबर यह भी थी कि 15 मई से VM मनीष ने COO यानी कि चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों खबरों के चलते 2 मई को SBFC फाइनेंस का शेयर फोकस में रहा और खुलने के कुछ ही मिनटों में शेयर ने 103 रुपये 35 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार का अंत करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ हुआ। चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद इंडस टावर्स का शेयर अच्छी खासी गिरावट झेलता हुआ नजर आया। चौथी तिमाही में वोडाफोन आइडिया से रिकवरी के बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि पिछले 3 साल से इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। साथ ही बोर्ड बैठक में बोनस, डिविडेंड और बायबैक के प्रस्ताव को भी बोर्ड की ओर से टाल दिया गया, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया, जिस वजह से 2 मई को इंडस टावर्स के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। लेकिन आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक
ज़रूर शेयर करें। अब चलते चलते एक अहम बात, बिजनेस जगत की ब्रेकिंग और पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।